चलिए, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज से अपन एवरी सैटरडे टैक्स का रिवीजन करने वाले हैं। ये दिसंबर 25 एग्जाम के लिए है। कौन से एग्जाम के लिए? दिसंबर 25 एग्जाम के लिए है, जिसमें पूरा अपन एवरी सैटरडे 2 घंटा 3 घंटा टैक्स का रिवीजन करेंगे। अभी जिन्होंने मेरा क्लास लगाया है उनके पास ये नोट्स ऑलरेडी है। जो नए बच्चे हैं, नीचे मैंने लिंक में आपको पीडीएफ दिया है, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ। यस, बच्चे ज़्यादा है और लाइक कम है, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, सो ऑनलाइन कैसे सब लोग? ओके, ग्रेट। चलिए, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जैसे अपना रेगुलर क्लास में डिस्कशन हुआ है, अपन इसमें डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि रिवीजन क्लास में अपने को कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करनी है। तो ये आपको रिवीजन नोट्स है, तो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स सबको दे दिए है। तो घर पे जिनके पास नोट्स है, बुक खोल के बैठना है मस्त में। आप लोग लेके आए ना नोट्स? लेके आए कि रिवीजन नोट्स? तुम नहीं लेके आए? क्यों? अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे पास है कि नहीं? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जय महाराष्ट्र। ग्रेट। रिवीजन कौन से कॉपी में करना है मतलब? अच्छा, नोटबुक के लिए नहीं, नोटबुक की जरूरत नहीं है ना, तुम तुम्हारे कोई बुक में लिखो। चलिए, तो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, ये पहले 2-3 पेजेस आपको घर पे मस्त पैकी पढ़ना है। अपने को आना है इस पेज पे डायरेक्ट, यहां पे आ जाइए, पेज नंबर 1.3। आइए सब लोग, पेज नंबर 3 अपने को पढ़ना है, चार्जिंग सेक्शन 4। बट पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ आंसर जानना चाहता हूं। ऑनलाइन एकदम इंटरेक्टिव सेशन होगा दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। आपको फटाफट आंसर लिखना है, आपको भी, और आपका आंसर देना है। अपने लिए फाइनेंस सेट कौन सा है, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, और असेसमेंट ईयर कौन सा है, ये फटाफट टाइप करके भेजो फास्ट। चलो सब लोग लिखो फटाफट, यहां से शुरुआत करेंगे। फाइनेंस सेट कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। चलो फटाफट लिखो, नोटबुक में लिखो, जो भी नोटबुक इसमें लिखो, या रिवीजन के लिए एक छोटा सा नोटबुक बना दो फटाफट। यस, ऑनलाइन टाइप करके भेजो, आप भी लिखो सब लोग। लिखा? तो ये, क्योंकि वेरी गुड, सोनम ने आंसर दिया। गाइस, सभी आंसर एक साथ भेजना, एक एक करके मत भेजो, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो फटाफट आंसर भेजो। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इतना तो सबको पता है। बोलो, फाइनेंस एक्ट 24, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तुम्हारा खाना हजम हो गया आज, 2 बार ऊपर आए। तो ये एप्लीकेबल है, करेक्ट फॉर विच एग्जाम? दिसंबर 25 एग्जाम। आई थिंक बेसिक चीज तो सबको क्लियर है ना? वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रेट। चलिए, तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला ये है चार्जिंग सेक्शन 4। नाउ व्हाट इज चार्जिंग सेक्शन 4? अपन जो भी टैक्स रेट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो कौन से सेक्शन में दिए? सेक्शन 4। सेक्शन 4 का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल। उसमें 4 पार्ट है, किसी को याद रहे तो बताओ। पहले पार्ट में क्या दिया है? इस साल अपन जो इनकम अर्न करेंगे, कौन सा इस साल है? 24-25, उसमें टैक्स रेट्स क्या होंगे, ये पार्ट 1 में दिया है। ये थ्योरी के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है। बोलिए, पार्ट 2 में क्या दिया है? टीडीएस। टीडीएस अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। सो टीडीएस का रेट क्या होता है उस? अच्छा, सब लोगों के पास रिवीजन नोट्स है ना ऑनलाइन, जितने अपने स्टूडेंट्स हैं? जरा दिखा ना, ये रिवीजन का अपना स्पेशल बुक है सबके पास? फेस टू फेस, लाइव, वर्चुअल, रिकॉर्डेड, अब जो भी हो। तो ये बुक आपको चाहिए, मेन बुक नहीं चाहिए, ये वाला बुक चाहिए जिसमें मेरी एकदम सुंदर फोटो है ना, वो वाला। सो पार्ट 2 में क्या दिया है? टीडीएस का रेट। पार्ट 3 में क्या दिया है? एडवांस टैक्स के रेट्स दिए हैं, और जो लोग सैलरीड है उनके लिए टीडीएस कैसे काम करता है, वो पार्ट 3 में दिया है। एंड पार्ट 4 में क्या दिया बताओ? एग्रीकल्चर इनकम के रूल्स दिए हैं। चलो तो फटाफट, ठीक है,
अच्छा अभी रिसीव नहीं हुए, ठीक है, मिल जाएंगे, आपका ऑर्डर हमने डिस्पैच तो कर दिए। अच्छा सब में है क्या? यस, थैंक यू सो मच। सो बताइए फटाफट, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, बताऊं क्या हेडिंग है? फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट, बोलो पार्ट 1 में क्या दिया है? टैक्स रेट्स फॉर 24-25, पार्ट 2 टीडीएस, पार्ट 3 एडवांस टैक्स के रेट्स, प्लस जो लोग सैलरीड है उनका टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है, पार्ट 4 रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्री इनकम। ये एक बार अच्छे से पढ़ कर रखना है, ये थ्योरी के लिए आता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड अपन स्टार्ट करेंगे टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर। यस, सुंदरता के पीछे का राज क्या है वो कल बताता सुबह, ठीक है? यस, कैन आई ज्वाइन फेस्टिवल्स बाय? यस, आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, चलो अभी बताओ पहली कैटेगरी कौन कौन है यहाँ पे? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। तो ये 4 लोग हैं, उनके लिए एक ही टैक्स रेट है। किनके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। अच्छा कौन सा इंडिविजुअल कवर्ड है बताओ? जिसका एज बिलो क्या है? 60, मतलब 0 to कितना बताओ? क्लास में से पढ़ाया था, 0 to 59। देन सेकंड कैटेगरी में कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 एंड अबव है। एंड थर्ड कैटेगरी में कौन है? जिसका एज 80 एंड अबव है। तो जिसका एज 80 एंड अबव है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। जिसका एज 60 एंड अबव है उसको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। एंड जिसका एज 0 to 59 है उसको कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है? हाँ, उसको कुछ नाम नहीं है। अच्छा ये एज कब देखना है? फटाफट, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर में देखना है। कब देखना है? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा आपने ऑलरेडी लिखा है? 24-25। यस, एक्सेलेंट। तो गाइस रिप्लाई करते रहो, आपको भी मजा आना चाहिए, है ना? सैटरडे के रात है, मजा करेंगे अपन पढ़ाई करके। चलो सुनाओ, तो इन 4 लोगों के लिए रेट्स एक है। अच्छा इनकम टैक्स में अपने सिस्टम देखा था, लैडर सिस्टम, याद है? क्या होता है लैडर सिस्टम? जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ेगा, एंड टैक्स कौन सा अमाउंट पे आएगा? डिफरेंस। याद है ना वर्ड? चलो बताओ व्हाट आर टैक्स रेट? पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% ऑन डिफरेंस। देन 5 लाख से 10 लाख कितने पाएगा? 20% ऑन डिफरेंस। एंड 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो 30% टैक्स। इफ यू आर सुपर सीनियर सिटीजन स्मॉल चेंज विल हैपन। क्या? 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं आएगा, आगे का सब कुछ सेम। एंड इफ यू आर सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक टैक्स नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये टेबल में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा व्हाट इज सरचार्ज? बताओ। अच्छा इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। एंड सरचार्ज इनकम पे लगता है या टैक्स पे? टैक्स पे लगता है। तो सरचार्ज कौन पे करता है? जिनका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 से 20 2 करोड़ है तो 15%, 2 से 5 करोड़ है तो 25 एंड अबव 5 करोड़ है तो 37%। तो सरचार्ज सबको लगेगा या ये कंडीशनल है? कंडीशनल है, इनकम अपना 50 के ऊपर होना जरूरी है। अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बताओ ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है? कंपलसरी है। तो इफ यू आर पेइंग ओनली टैक्स, टैक्स पे निकालना है 4%। इफ यू आर पेइंग सरचार्ज आल्सो देन टैक्स प्लस सरचार्ज पे निकालना है। किस पे निकालना है? टैक्स प्लस सरचार्ज पे निकालना है। यहां तक क्लियर है क्या? एनी क्वेश्चन? कंफर्म? ठीक है, चलिए नाउ रिबेट। एक्सेलेंट गाइस, यहां तक सब क्लियर है? तो फटाफट टाइप करना है अरे वाह। क्या टाइप करना है? अरे वाह, वो टाइप करके भेजना है। ग्रेट। अच्छा रिबेट का मतलब क्या है? रिबेट मीन्स विच रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। रिबेट क्या करता है? टैक्स लायबिलिटी कम करता है। रिबेट किसको मिलता है? जो बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जिसका इनकम कितने से होना चाहिए कम? 5 लाख या उससे कम। एग्जैक्टली 5 है तो भी मिलेगा। अच्छा 8 ईयर में लिमिट कितना ही है? 7 लाख है। यही लिमिट 8 ईयर में कितना है? 7 लाख है। नॉर्मल स्कीम में कितना है? 5 लाख। बराबर है? अच्छा रिबेट कितना मिलता है बताओ? जितना टैक्स आ रहा है वो टैक्स का अमाउंट या 12,500 विच एवर इज लेस। और 8 ईयर में कितना है? 25,000 और टैक्स पेबल विच एवर इज लेस। अच्छा ये कौन से इनकम पे मिलता है? ग्रेट ग्रेट, यस यस, थैंक यू सो मच, करेक्ट। नाउ कौन से इनकम पे मिलता है? नेट इनकम।
अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेट इनकम? जिसपे हम टैक्स देते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, हाँ मतलब जीटीआई माइनस डिडक्शन। ओके, अभी सब लोग बताओ, अपन ने एग्री इनकम चैप्टर रेगुलर क्लास में कवर किया है, बताओ रिबेट के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आप बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं। यह है मिस्टर बस मेरे को इस क्वेश्चन में आपको बताना है सबको रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग अपना अपना आंसर नोटबुक में लिख कर रखना, इधर उधर मत देखना। ऑनलाइन सबके आंसर मेरे को चाहिए फटाफट। बताइए आपको रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपन ने एग्री इनकम डिस्कस किया है। यस करेक्ट, भूमि करेक्ट है, लविशा करेक्ट है, बोलो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टोटल इनकम 7 लाख है। मैं बात कर रहा हूं रेगुलर स्कीम एटीआर की नहीं। फर्स्ट भूमि का आंसर है मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि एग्री इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो नेट इनकम में एग्जेंट इनकम, कौन सा इनकम लेना है, जो इनकम टैक्सेबल है। तो इज दिस टैक्सेबल इनकम बिलो 5 लाख या अप टू 5 लाख? यस, तो यहां पे रिबेट मिलेगा। इसलिए रिवीजन सेशन अटेंड करो, डाउट्स बहुत मस्त वे क्लियर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा अच्छा अटेंडेंस रहेगा तो ये आपके एग्जाम तक सेशन चलेगा, है ना। अटेंडेंस है तो मैं वीक में 2 दिन भी ले लूंगा, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोग आने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं खुद का रिवीजन ले रहा हूं, है ना, मैं यूट्यूब और मेरी तन्हाई ये ना हो जाए, है ना। हाँ ठीक है, तो रिबेट मिलने के लिए एग्री इनकम कंसिडर नहीं करना है। फटाफट किस ले, यस यस यस, गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा, जिनको लिखना है आपको मेरे साथ लिखना है। ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, मैं आपको बाद में टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो इफ यू विश टू राइट एनीथिंग, आपको मेरे साथ लिखना है। न्यूमेरिकल तो अपन साथ में करेंगे ही, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। सो वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग एनी थ्योरी पॉइंट, इफ यू विश टू राइट इट डाउन, राइट इट फास्ट। मैं आपको अलग से टाइम दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। चलो, अच्छा ये माइनस कब होगा? 4% सेस के बाद या पहले? फास्ट, ये सेस के पहले माइनस करना है। अच्छा, व्हाट इज द स्पेशल फॉर नॉन रेसिडेंट? बताओ क्या था, मैंने मार्क किया। नॉन रेसिडेंट के लिए एज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हारा एज कितना भी हो, 2.5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। उसको रिबेट मिलेगा क्या, बताओ उसको रिबेट। तो नॉन रेसिडेंट के बारे में आपको 2 ही चीजें लर्न करना है, बाकी सब कुछ सेम ही है। बोलो पहली चीज, उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, उसको रिबेट, बस इतना ही लर्न करना है आपको, उसको रिबेट नहीं मिलेगा। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी बेसिक डिस्कशन हो गया, अभी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। आपने कहा ना न्यूमेरिकल लेना है, तो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो हमको भी आता है सर। चलिए लिखो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एंड गाइस, अगर आप सबको ये बराबर आ रहा है तो अपन इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपन मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके अपन देखते हैं, सबका आंसर अगर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लिखो, इनकम लिखो। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे साथ फास्ट लिखना है गाइस। स्नेहल बराबर है, यस। चलो, तो ऐसे मिस्टर झाड़ू वाला, उसका एज है 59, बस आपसे 21 साल छोटा है, और उसका स्टेटस है रेसिडेंट। उसका इनकम है 49,76,864। इस पे अपने को टैक्स निकालना है। अच्छा बताओ, स्लैब क्या होगा? स्लैब 2.5 लाख का, बड़ा उसके पहले एक स्टेप होगा। एक स्टेप करने के बाद टैक्स निकालना है। राउंडिंग ऑफ, इनकम हो या इनकम टैक्स, राउंडेड ऑफ टू
नियरेस्ट 10 एंड फिर टैक्स निकालना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे बताओ। हाँ, अपने क्लास में जो क्वेश्चन है वो अपन ने राउंडेड ऑफ वाले लिए, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो अभी आपको कौन से इनकम में टैक्स निकालना है। हाँ, तो क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका इनकम अलग अलग आ सकता है कि नहीं। तो बोलो टैक्स निकालने से पहले क्या करना है, पहले उसको राउंडेड ऑफ करना है। तो 84 के लिए नजदीक क्या बताओ, 80 या 90 है। 84 के लिए नजदीक 80 या 90 है, 80 है। चलो टैक्स निकालो फटाफट। पहले क्या लिखेंगे बताओ, अप टू 2.5 लाख टैक्स इज नील। 2.5 lakh to 5 lakh 5%, that is 12,500। 5 lakh to 10 lakh। अच्छा, ये टैक्स 5 लाख में निकालना है या डिफरेंस में निकालना है। बोलो किस पे निकालना है, 5 लाख या डिफरेंस। ये टैक्स डिफरेंस पे निकालना है। ऑनलाइन आंसर दो, किस पे निकालना है, डिफरेंस। तो ये 1 लाख आएगा। अबाउट 10 लाख 30%। अबाउट 10 लाख कितना है, 30% है। तो डिफरेंस निकालते अपन। क्या शूटिंग कर रही हो क्या? हाँ, भरोसा तोड़ दिया है, ऐसे क्या कांड की। हाँ नहीं, बराबर है, सही है। देखा मम्मी ने। मम्मी जी नमस्ते। अरे क्या होगा, मैं नमस्ते बोला अभी इसमें, ठीक है ना। नमस्ते भाई, तुम दोनों भी कल से वैसे ही करना, ये अच्छा आइडिया है। बस वो मॉम तुम्हारी होनी चाहिए, फ्रेंड नहीं होना चाहिए। कितना आ रहा है टोटल टैक्स, 33,05,558। नहीं आ रहे, बाकी अभी सरचार्ज आएगा नहीं, क्या आएगा, सेस। मैंने क्लास में कहा था राउंडिंग ऑफ हमेशा फाइनल आंसर करना है, इन बिटवीन राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। इन बिटवीन राउंडिंग ऑफ करेंगे तो अपने मार्क्स भी इन बिटवीन राउंडिंग ऑफ हो जाएंगे टू 0। दो ना, या उधर बैठेगा, दे दो। इंटू 4% करो, 5,2,2,2,2। हाँ, तो बताओ फटाफट ऐड करके, 130,555,8, 13,57,780। ऑनलाइन सबको समझा तो बोलो अरे वाह। क्या टाइप करके भेजना है सबको, अरे वाह टाइप करके भेजना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया पहला क्वेश्चन गाइस। यहां तक कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। ऑनलाइन राउंडेड ऑफ कब करना है, इन बिटवीन या फाइनली एंड में करना है। इन बिटवीन राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, नहीं तो अपने मार्क्स होंगे राउंडेड ऑफ टू 0। ग्रेट, ऑनलाइन सब लोग भेजो फटाफट, अरे वाह, यस, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एससीसीए मिस्टर येड़ा अन्ना, एज 64, आपसे 20 साल छोटा है और उसका स्टेटस है नॉन रेसिडेंट। इनकम 4,99,670 है।
बताओ राउंडेड ऑफ करने की जरूरत है या ऑलरेडी मैंने करके दिया है? ऑलरेडी करके दिया है। चलो टैक्स निकालो फटाफट, आने वाले 15 सेकंड में आंसर भेज दो। एंड रिवीजन में थोड़ा अपने को फास्ट करना है ताकि अपन मैक्सिमम काम कर पाए। मेरे पास ऐसे नाम कहां से आते हैं? टैलेंट एंड हार्डवर्क ऑन थिंकिंग दिस फालतू नेम्स। ठीक है, चलिए। तो एज 64 है, एज 64 है। ऑनलाइन क्विकली आंसर भेजो। हाँ, वेदी ने आंसर भेज दिया है 9983। ये सब शेष ऐड करने के बाद है क्या? चलो, सो अप टू 3 लाख होगा ना? कितना एग्जाम्प्ट होगा? एज 64 है, कितना एग्जाम्प्ट होगा? प्रथमेश कितना एग्जाम्प्ट होगा? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख? 3 लाख एग्जाम्प्ट होगा ना? नहीं, ये नॉन रेसेंट है, अप टू 2.5 लाख। इसलिए रिवीजन सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि ऐसी गलती एग्जाम में ना हो। देन 2.5 लाख टू 499,670 ऑन डिफरेंस 5%। So 499,670 minus 2,50,000 into 5%, 12,484 लिखो। अगर अगला डिजिट एग्जैक्टली 0.5 है तो नेक्स्ट रुपये आप ले सकते हैं। 12,484 एड 4% सेस ऑन 12,484। आई थिंक अराउंड ले लो क्या 500? वन टू एक्सेलेंट गाइस, ऑनलाइन बहुत बढ़िया। तो 99 आंसर किन्स का आ रहा था चेक करो। हाँ, तो 99 वाले जरा ध्यान से सुनना है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलिए, तो मतलब रिवीजन सेशन का फायदा तो हो रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्लियर है? गुड, प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। तो नेक्स्ट एसएससी है मिस्टर छोटा छतरी, उसका एज में करता हूं 85 और उसका इनकम है 54 लैक्स। अच्छा, अभी जब इनकम 50 लाख के ऊपर जाएगा तो सरचार्ज ऐड होगा और रिलीफ भी मिलेगा। बट अपन ने क्लास में सॉल्व करके रखा है कि 52 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो रिलीफ निकालने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली सरचार्ज ऐड करेंगे। सबको याद है क्या? अपन ने क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है और एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया है कि 52 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो मार्जिन निकालने की जरूरत नहीं है। चलो, तो बताओ कितना एग्जाम होगा? सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम लिमिट भेजो फटाफट सब लोग। तो बताओ मार्जिन लिफ हम क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इनकम 52 लाख से ज़्यादा है। अपन ने क्लास में एक रेंज डिसाइड किया था। सर मेरे को अगर एग्जाम में याद नहीं आया तो फिर यू नीड टू फॉलो दैट स्टेप एंड फिर रिलीफ का आंसर नेगेटिव आएगा तो पता चली जाएगा, तो गलती नहीं होगी, डोंट वरी। या तो बाय ऑब्जर्वेशन आपको लर्न करना है, नहीं तो सॉल्व करके देखना है, बट गलती नहीं होगी। चलो, तो बताओ अभी मैं आई वॉन्ट 3 आंसर्स फ्रॉम योर साइड। मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, आप मेरे को 3 आंसर दोगे
मैं रुकता हूं. आई वॉन्ट 3 आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. वेरी गुड. ऑनलाइन बहुत बढ़िया. चलो ऑनलाइन 3 आंसर दो फटाफट. टैक्स, सेस, सरचार्ज, अलग अलग. यस, परफेक्ट है. सुहानी ने आंसर दे दिया है. सुहानी, कैन यू गिव मी ब्रेकअप? टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है? किसी ने ऑनलाइन किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? तुम बता सकती हो? बोलो कितना? सरचार्ज गलत है. अलग नहीं, ओनली टैक्स आ रहा है 12,70,000. 14 लाख. सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे रे? तुमने एग्जामिशन कितने का लिया है? एज 85 है. ये बराबर है. 14,20,000 बराबर है. सरचार्ज हाँ अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बट तुमको समझा ना? ठीक है. एनसेस एंड टोटल 62. टोटल अभी बताइए ऑनलाइन कितने लोगों की गलती हुई है और कहाँ पे गलती हुई है? काफी लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं. ग्रेट ग्रेट. सो 1624,480 सबसे पहले आंसर सुहानी ने दिया था. सुहानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया. वेदी साहू एक बार चेक करो कहाँ पे गलत हुआ है. बाकी सबने एकदम सही आंसर दिया है. एंड कुछ लोग तो आंसर ही दे रहे हैं, वो डर रहे हैं, है ना? क्यों? चेक करते हैं. ओके, मैं निकाल के बता दो. चलो, जिनका नहीं आ रहा है अपन करते, डोंट वरी. अप टू 5 लाख 0, 5 लाख टू 10 लाख, 20% ऑन डिफरेंस 1 लाख एंड अबाउट 10 लाख. अभी तुम्हारा स्कैल्सी है. हाँ, तो 54 लाख माइनस 10 लाख करो, है ना? 54 माइनस 10 40 इंटू 30% करो. 13,20,000. तो देखो तुम्हारी गलती कहाँ पे हुई है बताओ. नहीं किया क्या? नहीं किया? नहीं, वो एक्स्ट्रा मेरे को दो, इनकम टैक्स नहीं लेगा. एक्स्ट्रा मेरे को दे देना, है ना? हाँ, पार्टी होनी चाहिए. चलो 44 लाख. अच्छा वो ओके ओके. हाँ नहीं नहीं, पर मैं डर गया अभी 44 लाख. हाँ, अभी मैं सुसाइड ही करने वाला था. नहीं ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन. अच्छा अभी बताइए, आपको टैक्स कैलकुलेशन में ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स आपको जम रहे कैलकुलेशंस, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको? बस व्हाट आई ऑब्जर्व कि आपको आ सब रहा है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, घाई मत करो. रीड क्वेश्चन केयरफुली, उतना ही आपको करना है. चलिए, अब ये टेबल अपन ने पढ़ा था, याद है क्या? क्या टेबल था? सरचार्ज रेट इन स्पेशल केसेस. क्या पढ़ा था? सरचार्ज का रेट इन स्पेशल केसेस. अच्छा कुछ याद है आपको? अपन ने इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. कौन सा? ये स्पेशल इनकम है. 111A, 112A,
112 and डिविडेंड एंड एनी अदर इनकम। क्या पढ़ा था बताओ? इसमें सरचार्ज मैक्सिमम कितना होगा? 10% एंड 15। यहां पे 10%, 15%, 25% एंड 37%। याद है क्या आप सबको? तो ये जो 4 स्पेशल इनकम है, इसके लिए मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा? 10% होगा एंड कितना होगा? 15% होगा एंड बाकी नॉर्मल इनकम पे उतना ही रहेगा। याद है अपन ने 6 केसेस पढ़े थे। मैंने कहा था कि पहले 3 केसेस तक पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब 2 करोड़ तो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, 2 करोड़ तो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। सरचार्ज रेट सबके लिए क्या है? सेम ही है। तो चलो ये एक बार देख लेते हैं। तो ये टेबल, तो कौन से सिचुएशन आपको घर पे नहीं पढ़ना है बताओ? अप टू 2 करोड़, क्योंकि 2 करोड़ तक अगर इनकम है तो बताओ क्या लिखा है? देखो, टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम। मैंने आपको क्लास में टेबल बनवा के दिया, याद है? क्या टेबल था? स्पेशल इनकम, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान दो। इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था बताइए? कि पहले 3 केसेस तक अप टू 2 करोड़ तो कुछ टेंशन लेने की बात। तो सपोज ये इनकम है 20 लाख, ये इनकम है 29 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 49 लाख, बराबर है? यहां पे लिखूंगा मैं सरचार्ज। तो बोलो, यहां तक दोनों केस में सरचार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां पे दोनों केस में सरचार्ज। तो ये कब तक लर्न नहीं करना है बताओ? इंक्लूडिंग जब तक 2 करोड़ तक कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट बताओ, 40 लाख, 40 लाख, 80 लाख हो गया। बोलो, 50 लाख से 1 करोड़ कितना सरचार्ज है? 10%। ये है सिचुएशन 2। और सपोज ये 60 लाख है और ये 1.2 CR है, टोटल कितना हो गया? 1.8 CR। कितना सरचार्ज है? तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, पहले 3 सिचुएशन में कौन से अमाउंट पे ध्यान देना है? टोटल। मैंने आपको बताया था कि पहले 3 सिचुएशन में टोटल पे ध्यान देना है। अगर दोनों मिला के अप टू 50 लाख है तो नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 से 2 करोड़ 15%। तो यहां तक बताइए कुछ भी अलग है या अपने को जो बताओ वही है? तो 2 करोड़ तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन है 1, 2, 3। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या बताओ? एनी क्वेश्चन? इसका बच्चों को डर लगता है? यस, क्लियर है? हाँ। अभी तो ये कौन सा सिचुएशन था? ये कौन सा था सिचुएशन? नहीं, लाइन से लाइन में 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। ऑल गुड? यहां तक याद आ रहा है? और मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में इतना आता नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में आपको कहां पे कराऊंगा? कैपिटल गेन में। अभी ये बेसिक लेवल पे है। चलो, सिचुएशन 4 क्या था? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोला है। स्पेशल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, बट 5 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम। मतलब टोटल इनकम में से कौन सा इनकम हटाओ? स्पेशल इनकम हटाओ। टोटल इनकम मतलब कॉलम 3। तो कॉलम 3 में से स्पेशल इनकम हटाने के बाद कॉलम 3 का टोटल कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। सो अगर मैं इसको 3 करोड़ लिखता हूं और ये सपोज 50 लाख है, तो बताओ 3 करोड़ इज अ टोटल इनकम, उसमें से स्पेशल इनकम को हटाओ। कितना स्पेशल इनकम है? 50 लाख। उसको हटाने के बाद जो ये अमाउंट बचेगा, तो सिचुएशन 4 पे कौन से कॉलम पे ध्यान देना है? कॉलम 2 पे ध्यान देना है। बोलो, सिचुएशन 2 में आपका अदर इनकम कौन से रेंज में होना चाहिए? 2 से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। किसके होना चाहिए? मैंने आपको क्लास में बहुत सिंपल करके बताया था कि सिचुएशन 1, 2, 3 में कौन से कॉलम पे फोकस करना है? टोटल। ऑनलाइन सब टाइप करके भेजेंगे। पहले 3 सिचुएशन में कौन से कॉलम पे फोकस करना है? टोटल। सिचुएशन 4 में अदर इनकम पे फोकस करना है। किस पे करना है? अदर इनकम क्या रेंज में चाहिए? 2 से 5 करोड़। अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये सिचुएशन 4 है।
बताओ व्हाट आर द सरचार्ज रेट इन सिचुएशन 4? इस पे तो मैक्स 15% ही होगा और इस पे कितना होगा? एंड थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर 2.5 करोड़ इनकम है तो 25% सरचार्ज लगता है कि नहीं लगता है? एनीवे तो ये समझा कि नहीं बताओ। अगेन सबको क्वेश्चन पूछता हूं, पहले 3 सिचुएशन कौन से कॉलम पे फोकस करना है? फास्ट टोटल। सिचुएशन 4 में टोटल या अदर इनकम पे? अदर इनकम कौन से रेंज में चाहिए? 2 से 5 करोड़। तो फिर डिविडेंड कितना फर्क नहीं पड़ता है। चलो सिचुएशन 5 भी वैसे ही है। हाँ अपन आते, 1 मिनट दो बस, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को समझा, मैं लेता हूं, 1 मिनट दो। अभी सिचुएशन 5 देखो क्या है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोला है, कितने से ज्यादा होना चाहिए? हाँ मतलब कौन सा कॉलम 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए? सेकंड कॉलम कितने से ज्यादा होना चाहिए? 5 करोड़ से। तो ये 6 करोड़ है। हाँ दोस्त तुमने क्या बोला? डिविडेंड 10 लाख है, बराबर है, ये बोला ना तुमने? हाँ तो 6.1 CR है। तो ये कौन सा सिचुएशन बताओ? सिचुएशन 5। व्हाट इज द सरचार्ज रेट? 15 and 37। किधर 50? टोटल कितना है दोस्त? 6.1 करोड़ है ना? नहीं टोटल पे ध्यान दो ना। सरचार्ज कब लगता है? तुम्हारा एक इनकम नहीं, तुम्हारा टोटल इनकम 50 के ऊपर होना चाहिए। तो तुम्हारा टोटल इनकम तो 6 करोड़ 10 लाख है दोस्त, तो सरचार्ज तो लगना ही है। हाँ ऑनलाइन क्लियर है? एक्सेलेंट। तो बताओ सिचुएशन 4 and 5 में कौन से कॉलम पे फोकस करना है? कॉलम 2 अदर इनकम पे फोकस करना है। क्लियर है? चलो नाउ सिचुएशन 6 इज डिफरेंट। सिचुएशन 6 में क्या बोला है? अभी इंक्लूडिंग बोला है, मतलब टोटल इनकम इंक्लूडिंग, मतलब अभी वापस कौन से कॉलम पे फोकस करना है? कॉलम 3। एक्सीड 2 करोड़, तो टोटल इनकम जो है, मतलब ये जो अमाउंट है ये 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं लेता हूं 3 करोड़। तो व्हाट सिचुएशन 6 बोलता है कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस 2 इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, बट 4 and 5 में कवर्ड। मैंने क्लास में कहा था दोस्तों कि सिचुएशन 6 में आपने को दोनों कॉलम में ध्यान देना पड़ता है, कॉलम 3 पे भी और कॉलम 2 पे भी, क्योंकि कॉलम 2 का अमाउंट 4 and 5 में नहीं होना चाहिए। कॉलम 2 का अमाउंट कहाँ पे नहीं होना चाहिए? 4 and 5 में नहीं होना चाहिए। मतलब कहाँ पे होना चाहिए? 4 and 5 में क्या था? 2 करोड़ से ज्यादा था, तो कितना होना चाहिए? 2 करोड़ से कम। तो ये 1 करोड़ हो सकता है और ये 2 करोड़। एंड देन इट इज द सिचुएशन कौन सा है? 6। एंड दोनों पे सरचार्ज कितना लगेगा? 15% लगेगा। ये जस्ट पढ़ के रखना है, आज तक इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं है, डोंट वरी। बट आपको स्ट्रक्चर समझा है? ऑनलाइन क्लियर है? ऑल गुड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मार्जिनल कैसे निकालते हैं मैं बस स्टेप्स बता दूंगा आपको, सिंपल है। बोलो अच्छा मार्जिनल क्यों आता है? पहले लॉजिक बताओ। व्हाई मार्जिनल? बिकॉज इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, इसलिए आपको रिलीफ दिया जाता है। अच्छा अपन ने क्लास में टेबल बनाया था कि अगर मेरा इनकम 52 लाख है तो बताओ मेरे को कंपेयर किससे करना पड़ेगा? 50 लाख से। मेरा इनकम 1.1 CR है तो 1 CR, 2.1 CR है तो 2 CR, 5.1 CR है तो 5 CR। तो जब भी आप रिलीफ निकालोगे आपको एक इनकम लगेगा कंपेयर करने के लिए, तो आपको 2 इनकम पे टैक्स निकालना है, एक आपका एक्चुअल इनकम और एक, क्योंकि अपने को डिफरेंस चाहिए। अपने को क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो रिलीफ निकालने का पहला स्टेप क्या बोलो? टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है। स्टेप 1 में सेस ऐड नहीं, फिर स्टेप 2 में क्या है? अपना जबरदस्त वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। एंड ये पॉजिटिव है तो रिलीफ मिलेगा, ये नेगेटिव है तो रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर इस रिलीफ को माइनस करना है एंड सबसे लास्ट में क्या करना है? बोलो 4% सेस ऐड करना है। सबसे लास्ट क्या करना है? 4% सेस ऐड करना है। तो रिलीफ के भी अपन ने 15 क्वेश्चंस क्लास में किए, एंड जो कभी कभार एग्जाम में आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। सिर्फ बेसिकली एक बार आपको टैक्स कैलकुलेशन आ गया ना, रिलीफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।
रिलीफ में क्या करें, अपन टैक्स तो निकाल रहे हैं, तो रिलीफ के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो रिलीफ कब मिलेगा बताओ, स्टेप 2 का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो गया तो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको अपन रिवाइज इतना नहीं करेंगे, आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए नाउ बाकी ये डोमेस्टिक कंपनी वगैरह आप पढ़ लेना। अच्छा ये बेसिक चीज बताता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट नंबर 20 दिया है, 21 एंड 22, ये जो बाकी के एसएससी है इनमें अलग क्या है, मैंने क्लास में ऐसे आपको मार्क करके दिया था, इनके लिए स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जितने भी एसएससी है वो जो भी पैसा कमाएंगे उनको 1-1 रुपए पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सो इवन इफ दे अर्न 25 रुपीज, क्या करना पड़ेगा उनको, 25 रुपीज पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यस, ऑनलाइन एक्सेलेंट, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, इसमें कुछ एकदम सिंपल चीजें हैं। अभी मैं आता हूं मेन चीज, अल्टरनेट टैक्स रिजीम, है ना। ये आपके लिए न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे, अल्टरनेट टैक्स रिजीम। अच्छा पहले इसका रिवीजन करते हैं। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल हो या HUF AOP भी है, सबके लिए है। तो अपने लिए एग्जाम में इंडिविजुअल का क्वेश्चन आएगा। तो बताइए, आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपके लिए 2 स्कीम्स है, एक अल्टरनेट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A एंड दूसरा ऑप्शनल टैक्स रिजीम। क्योंकि अभी इसको ना, अभी इसको बोलते हैं रेगुलर स्कीम। तो अभी तक अपन ने जो सॉल्व किया वो कौन सा था, रेगुलर स्कीम। इसको ऑप्शनल क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ATR इज द बाय डिफॉल्ट इन एग्जाम। तो एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया तो बोलो कैसे सॉल्व करना है, टैक्स कैसे निकालना है, एज पर ATR निकालना है। कैसे निकालना है आपको टैक्स, एज पर ATR निकालना है। याद रहेगा आप सबको, है ना। तो नॉर्मल स्कीम को क्या बोलते हैं, ऑप्शनल, है ना। एंड ATR को क्या बोलते हैं, 115 BAC 1A। चलो तो अपन टैक्स रेट एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने पेज नंबर 1.9 पे टैक्स रेट्स दी है। ये जो मैंने दिया है ये टेबल अभी आपके काम का नहीं है, ये लास्ट ईयर तक एप्लीकेबल था, बट कुछ बच्चे पुराने बैच के होते हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए दिया है। अपने को अभी दोस्तों इस टेबल पे फोकस करना है। कौन सा टेबल अपने लिए, ये वाला। बताइए अप टू 3 लाख टैक्स है क्या, बताओ। अप टू 3 लाख टैक्स नहीं है, बताओ सर। यहाँ पे 2.5 लाख 5 लाख क्यों नहीं दिया है, यहाँ पे 2.5 लाख 5 लाख ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एज कोई भी हो, एज कोई भी हो, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, 3 लाख का ही एग्जम्पशन मिलेगा। 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 टू 12 लाख 15%, एंड 12 टू 15 20, एंड अबव 15 कितना 30% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। यस, क्लियर है क्या, ये समझा आपको। चलो अपन एक कैलकुलेशन करेंगे फिर। हाँ अच्छा, इसमें रिबेट कितना मिलता है बताओ। 7 लाख है तो क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। रिबेट कब तक मिलेगा, 7 लाख है तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। चलिए ओके, चलिए तो क्वेश्चन लिखो, लिखो एसएससी लिखो, नाम लिखो, क्या हो गया, एज ना, तुमसे 5 साल छोटी है तुमसे। चलो टैक्स निकालो अंडर ATR। चलो ATR के हिसाब से टैक्स निकालो सब लोग। सबने क्वेश्चन लिखा,
जिनके पास नोट्स नहीं, मैं मेरे नोट्स आपको दिखाता हूँ, पर मैंने सबको नोट्स दिए। जो जिनके पास नहीं, मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नाम अच्छा है ना, हसीना पगली। चलो, ऑल पगलीज एंड पगला सॉल्व करो। अच्छा, इसमें फेस टू फेस बैच के कितने बच्चे जरा ऑनलाइन में? चलो टैक्स निकालो फटाफट। क्या रेट बराबर है क्या? बोलो, टैक्स आ रहा है, महक का आंसर है 129,200। चलो ये बताओ डिफरेंस, फटाफट बोलो। पहला 20,000, अगला 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 59, वन लाख 39,000। रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा है। सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि 50 से कम है। ऐड 4% सेस ऑन 139,200। 5568 144 768 राउंडेड ऑफ टू 144 770। क्लास कौन से फ्लोर पे? 4th। ऊपर से 1st फ्लोर, नीचे से 4th। बराबर। स्वानंद अभी आ रहा है, ठीक है। तो किसी ने आंसर 1, हाँ बराबर बराबर ही जाए। महक एक बार कैलकुलेशन चेक करो महक, समथिंग इज रॉन्ग। चलो तो गाइस ये थे चैप्टर 1 के मेन क्वेश्चंस। आपको अभी कैलकुलेशन में और इसके ऊपर कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई थिंक इतना इनफ है क्या? मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ गया? फिर मैं रेजिडेंस स्टेटस पे शिफ्ट होके उसको डिटेल में कवर करूंगा। बोलिए। परफेक्ट। चलिए, और यहाँ पे रिबेट कब तक मिलता है? हाँ, और इसमें मैक्सिमम सरचार्ज कितना आता है? 5 करोड़ के ऊपर है तो भी 25%। तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस किए ना, ये एग्जाम के हिसाब से इनफ है। वैसे चैप्टर 1 पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बट जो मैं रिवीजन में ले रहा हूँ ना, वो एकदम परफेक्ट करना है, क्योंकि वो एग्जाम में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है। ठीक है, ग्रेट। तो मैं चैप्टर 1 आपको मैं चैप्टर 2 में शिफ्ट हो जाऊँ क्या? चैप्टर 2 शिफ्ट हो जाओ क्या? इनफ है इतना? आप मेरे को फीडबैक दो, क्योंकि मैं आपके लिए लेक्चर ले रहा हूं, तो आप मेरे को फीडबैक दो, अकॉर्डिंगली अपन आगे जाएंगे। चलिए
अभी पढ़ते सेकेंड चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तब तक जरा पीता हूं पानी, आप भी पानी पी लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस अपन डिस्कस करेंगे। यस, चलिए, थैंक यू। नाउ अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिसाइड होता है कि आप टैक्स इंडिया में दोगे, इंडिया के बाहर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब कौन से इनकम इंडिया में टैक्स देना है, कौन से इनकम इंडिया में टैक्स नहीं देना है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए, अपने को जो एग्जाम में आने वाला है वो मोस्टली आएगा इंडिविजुअल का। कौन सा आएगा? तो बताओ इंडिविजुअल के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया? पीरियड ऑफ स्टे, एचएफ है तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंपनी है तो पोएम एंड अदर एसएसी है तो प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो अभी सबसे पहला अपना फोकस किस पे रहेगा? इंडिविजुअल पे रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताऊं? हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डेज, है ना। चलो, तो अपन हेडिंग लिखो सब लोग, रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सा है बताओ इसमें? पीरियड ऑफ स्टे अपने सही तरह से निकालना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो उसका अपन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक डिस्कशन है, अपन डीप में पढ़ेंगे, बट मेन चीज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज है। चलो, तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6 जून 24 को वो 6 बजे इंडिया में आया, एंड 29 मार्च 25 को 2 बजे उसने इंडिया छोड़ा। तो 6 बजे वो आया और 2 बजे इंडिया छोड़ के गया। अभी मैंने आपको कहा था कि आने जाने का अगर समय दिया है तो बोलो क्या करना है? उस दिन का नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, उसका टोटल अगर 24 आवर्स हो रहा है तो एक दिन काउंट करना है, अदरवाइज उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो अभी अपन एक गेम खेलेंगे। हर एक के मन में डेज सेम ही है, बट अपने आंसर अलग आने चाहिए, है ना। ये अपन एक गेम खेलेंगे, जो ज्यादा अलग अलग आंसर बताएगा उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा, है ना। नहीं, गिफ्ट ये सर पे बॉटल मारूंगा, है ना। चलिए, तो बताइए नंबर ऑफ डेज फटाफट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो यह है आपके नंबर ऑफ डेज। तो बताइए, चलो ऑनलाइन आपके जो जो आंसर आ रहे हैं जून के वजह सब लोग बस टेल मी फर्स्ट फॉर जून एंड मार्च, बाकी तो सिंपल ही है। टेल मी फॉर जून एंड मार्च, जिसका सही होगा उसको आशीर्वाद मिलेगा माता दुर्गा का, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम पास नहीं होंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो तुम ऐसे ऊपर उड़ना स्टार्ट करोगे। चलो ऑनलाइन फास्ट भेजो, जून एंड मार्च का आंसर भेजो। जून एंड मार्च, यस मिस हैप्पी, आपका आंसर आ गया। ओके, मिस हैप्पी का आज डबल एक्सरसाइज हो गया, 2 बार ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, वेरी गुड, अलग अलग आंसर आने लगे, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यही तो अपने को चाहिए, है ना। महक कैसे हो सकते हैं? अरे नंबर ऑफ आवर्स बताओ मैडम, नंबर ऑफ आवर्स। चलो, सो बताइए जून का आंसर क्या है?
अच्छा 6 तारीख को शाम को 6 बजे इंडिया में आया, तो उस दिन वो कितने घंटे इंडिया में था? 6 घंटे था। तो जून में कितने दिन होते हैं? 30 में से 6 को हटाओ, बचे कितने? हाँ, तो व्हाट वाज द स्टे? 24 days and 6 hours। 24 days and 6 hours। ये जिनका नहीं आ रहा है वो एग्जाम में कुछ तो अलग करके आएंगे। अर्पिता, दिव्यांश, आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ तो भी होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि ये मिस्टेक मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट ने समझा तो मैं 100 बार बता सकता हूँ, बट अगर अपन कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो भगवान श्री राम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30, 31, मार्च का कितना होगा बताओ? मार्च का 28 days and 14 hours। तो जिसको जून का और मार्च का आंसर करेक्ट नहीं आया, उन्होंने अच्छा किया, रिवीजन अटेंड किया, है ना। और जिनको आया उन्होंने और अच्छा किया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। ये हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो गाइज टोटल बताओ नंबर ऑफ डेज। 297 days and 20 hours। तो आवर्स को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाट इज द आंसर? 297 days। 14, हाँ बराबर है। स्नेहल बराबर है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो गाइज बस इस पे मिस्टेक मत करना, बाकी टॉपिक बहुत सिंपल है। सबको समझा कि नहीं? ये एक बेसिक कैलकुलेशन था, ठीक है। सो टोटल आंसर आ रहा है 295 से 295 आ रहा है, 95 आ रहा है क्या? कौन है वो? ये लो बॉटल, सर फोड़ दो। हाँ 295। एक बार खुशी चेक करो, खुशी तुम प्यार से चेक करो, ठीक है। तुम्हारा सैटरडे मैंने ये किया है ना। तुम मन में गाली दे सकती कि सर ने सैटरडे खराब कर दिया, आज 2 घंटे रील देखने का प्लान था। चलिए परफेक्ट, ओके ग्रेट। तो अभी अपन प्रोविजन पढ़ेंगे और 3 मार्क्स आज घर पे लेके जाएंगे अपन। तो इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। एंड अपन पढ़ेंगे आज रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल 6-1। अपन मिलके एक चार्ट बनाएंगे जैसे अपन ने क्लास में बनाया था, और सब लोग मिलके अच्छे से रिवीजन करेंगे। चलिए तो लिखो हेडिंग, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। अच्छा अभी इंडिविजुअल के लिए पहला ऑप्शन क्या बताऊं? RI NR। पहला क्या है? एन RI बनने के बाद 2 रास्ते, ROR एंड RNOR। तो RI NR के लिए कौन सा सेक्शन अपन ने पढ़ा था? एक 61A है एंड 61C। अरे याद है कि नहीं आपको? बोलो दोनों कंडीशन फुलफिल हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं, या दोनों में से एक होगा, एक नहीं होगा। तो बोलो दोनों फुलफिल होंगे तो रेसिडेंट, दोनों नहीं होंगे तो एक होता है तो भी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या ध्यान में रखना है कि अपने पास 2 कंडीशन है 61A एंड 61C। दोनों में से दोनों फुलफिल किए तो RI, एक भी फुलफिल किया तो RI, एंड दोनों नहीं किया तो NR। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद RI बनने के बाद अपन क्या देखते हैं? ROR एंड RNOR। उसके लिए दोस्तों कौन सा सेक्शन है? 6-6। कौन सा सेक्शन है? 6-6। उसमें भी कितने कंडीशंस है? 2। कितनी है? कंडीशन 1, कंडीशन 2। दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं होंगे, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा।
तो दोनों होंगे तो क्या है, ROR, एंड दोनों में से एक भी नहीं होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले जब तक दिमाग में फिट नहीं होता ना, कंफ्यूजन बना रहेगा। तो ऑनलाइन सब रिप्लाई करो कि यस सर ये स्ट्रक्चर हमको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंडीशंस तो बाद में पढ़ेंगे अपन, बट पहले स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन डन। तो ये मैं अभी ये चार्ट आप मेरे साथ बना, फटाफट मेरे साथ लिखना है, मैं जो भी लिखूंगा आपको लिखना है फटाफट, बस प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, सफिशिएंट जगह छोड़ के लिखो, अच्छे से लिखो। एकदम क्लियर है? ग्रेट, आपको क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, लिख के हो गया सबका? मैंने क्या बोला था आपको, मेरे साथ लिखना है, बाद में नहीं, जल्दी लिखो, मेरे साथ लिखो, बाद में मत लिखना, मैं इतना टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा रिवीजन में, टाइम दे दूंगा फिर अपना कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि अपन हर सैटरडे मिलने वाले हैं, तो अटेंडेंस अगर अच्छा मेंटेन रहेगा तो अपन 2 दिन कर देंगे, कल नहीं नेक्स्ट संडे है। हाँ चलिए ओके, नाउ आइए अपन आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन बोलो, सेक्शन 61A बोलो क्या होना चाहिए? स्टे इन 24 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 182 और मोर होना चाहिए, बराबर है? कितना होना चाहिए? स्टे इन प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 भी चलेगा, उससे ज्यादा तो भी चलेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो और 61C स्टे इन 24-25 ग्रेटर देन 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 years। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो अपन क्या बनेंगे? तो बताइए यहां तक आपको कुछ डाउट लग रहा है? स्ट्रक्चर लेवल पे एकदम दिमाग में परफेक्टली फिट है? यस, ऑनलाइन वेरी गुड। इसमें किसको डाउट है कि अभी भी एकदम और का मतलब समझा? ठीक है, अभी इसको है एक्सेप्शन, इसको क्या है? एक्सेप्शन। है ना? अच्छा तो पहले बताओ एक्सेप्शन 61A को है या C को है? C को है। एक्सेलेंट, एक्सेप्शन किसको है? 61C को एक्सेप्शन है। अच्छा ये एक्सेप्शन के लिए 2 एक्सेप्शंस है। दोनों एक्सेप्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ये एक्सेप्शन फॉरेन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर के कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो। 61A 61C एप्लीकेबल टू ऑल, लेकिन एक्सेप्शन बोलो किसके लिए अप्लाई होंगे? ओनली इंडियन सिटीजन। पहला कंडीशन क्या याद है? क्या है? तो एक्सेप्शन किसके लिए बताओ? कॉमन इंडियन सिटीजन। क्या है पहले बताओ? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। 2 है, याद है क्या? एक एम्प्लॉयमेंट है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एंड दूसरा शिपिंग कंपनी का क्रू मेंबर है। तो पहले एक्सेप्शन में इंडिया छोड़ के जा रहा है, पहले एक्सेप्शन में इंडिया क्या हो रहा है? छोड़ के जा रहा है। एंड दूसरे एक्सेप्शन में क्या है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या कर रहे हैं? इंडिया में विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है। तो एक्सेप्शन 1 इज लिविंग इंडिया एंड एक्सेप्शन 2 इज कमिंग टू इंडिया। तो बताओ इन सब के लिए क्या होगा? 182 डेज और मोर, एंड क्या होगा?
365 डेज होगा। तो ये जो दो एक्सेप्शंस अपन ने लिखे हैं उसमें 60 की जगह कितना होगा बताओ, कितना होगा? 60 की जगह कितना होगा? 182 होगा। 60 की जगह कितना होगा? 182 होगा और मोर होगा। क्लियर है क्या? ऑनलाइन यहां तक बराबर है? ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला, लिविंग इंडिया फॉर क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो जॉब करने के लिए जा रहा है, बिजनेस करने के लिए जा रहा है, या इन द सर्च ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जा रहा है। ओके। एंड शिप का मतलब क्या है? वो क्रू मेंबर होना चाहिए। ये प्रोविजन पैसेंजर के लिए नहीं है। एक्सेप्शन में कौन है? ओनली इंडियन सिटीजन, या जो शिप का क्रू मेंबर भी होना चाहिए। क्रू मेंबर के लिए, पैसेंजर के लिए नहीं है। एंड थर्ड में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? विजिट करने के लिए। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन? जिसका खुद का जन्म, उसके माता पिता, माता पिता के माता पिता, ऐसे से खुद, उसके माता पिता, माता पिता के माता पिता, उनका जन्म कहाँ पे होना चाहिए? अनडिवाइडेड इंडिया। व्हाट इज अनडिवाइडेड इंडिया? बिफोर 1947 में उसका जन्म भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अगर हुआ है तो उसको इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। अच्छा, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि अपन भी इंडियन ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर का जन्म 1947 के पहले हुआ है, लेकिन अपने लिए एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन अप्लाई होने के लिए? करेक्ट, ओनली इंडियन सिटीजन नॉट इंपॉर्टेंट। बताओ, मेरे लिए दोनों एक्सेप्शन अप्लाई होंगे क्या? नहीं। आपके डैड के लिए होंगे? नहीं, क्योंकि वो इंडिया में है। ये दोनों एक्सेप्शन किसके लिए अप्लाई होंगे? या तो इंडिया छोड़ के जाना है, या तो विजिट पे आना है। बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते? दे जस्ट लुक एट द वर्ड इंडियन सिटीजन एंड डायरेक्टली एक्सेप्शन अप्लाई कर डालते हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। तो ऑनलाइन सब लोग मेरे को बताएंगे ये एक्सेप्शन अप्लाई कब होंगे? इज इट टू एवरी इंडियन सिटीजन और आइदर लिविंग इंडिया और कमिंग टू इंडिया? बोलो, एवरी इंडियन सिटीजन? नो। कब अप्लाई को बोलो? आइदर लिविंग इंडिया और कमिंग। अच्छा, लिविंग इंडिया फॉर एनी रीजन, मैं फॉरेन घूमने जा रहा हूं, वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, नहीं, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। तो फॉर दिस एक्सेप्शन यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। हाँ, ऊपर के कंडीशन में सोचो मत, ये सबके लिए सेम ही है। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सबके लिए सेम है, इसमें दिमाग मत लगाओ। लेकिन एक्सेप्शन में आपको दिमाग लगाना है। तो गाइस, एकदम थ्योरेटिकली परफेक्ट क्लियर है अभी, कोई गलती नहीं करेगा। ऑनलाइन एकदम क्लियर है? वेरी गुड। ऑनलाइन रिप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, इसको भी एक एक्सेप्शन है, याद है ना? इसको भी। तो बताओ, नया एक्सेप्शन किसके लिए है? एक्सेप्शन ए के लिए या ओनली बी के लिए है? हाँ, नया एक्सेप्शन बी के लिए है। किसके लिए? बी के लिए, जो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है। बोलो, उसके लिए क्या एक्सेप्शन है? कितना स्टे होना चाहिए? 120 डेज और मोर, एंड 365 days in last 4 years plus income exceeds 15 lakh। तो ये दोनों साथ में अगर होता है, ये एंड है। अच्छा, ये 15 लाख का कंडीशन ऊपर है या एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन में है? एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन में है कि उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 120 और मोर होना चाहिए। एंड कौन सा इनकम एक्सेड होना चाहिए? इंडियन इनकम। कौन सा इनकम होना चाहिए? इंडियन इनकम। अच्छा, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे इक्वल नहीं है, एक्सीड है। यहां पे क्या होना चाहिए? 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 15 लाख से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो बोलो क्या बनेगा? वो आ रहा है प्लस क्या बनेगा? हाँ, तो यहां पे आपको 66 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको 66 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बोलो, आपको समझा क्या? समझा सबको? यस। यहाँ पे आपको 66 अप्लाई करने की जरूरत
नहीं है, ये डायरेक्ट आर बनेगा। तो ये है स्ट्रक्चर। अभी बताइए आपको कहाँ पे डाउट है? ये अगर आपको पता है तो 3 मार्क्स कोई नहीं आपसे रोक सकता, 3-5 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। अच्छा, और एक सेक्शन है, कौन सा बताओ? 61A, याद है क्या कुछ? तो 61A क्या है? अगर ऊपर किधर भी वो फिट नहीं हो रहा है तो 61A चेक करना है। बोलो 61A में कितने कंडीशन है? सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। पहला क्या होना चाहिए? वो इंडियन। अच्छा, 61A की अलग बात क्या है? यहाँ पे डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई बंदा 20 दिन भी रहता है इंडिया में तो 61 के हिसाब से तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। 20 दिन रह रहे तो, बट 61 में हम उसको पकड़ सकते हैं। बोलो इनकम कितना होना चाहिए? इंडियन इनकम कितने से ज्यादा होना चाहिए? 15 एंड नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या बनेगा? वो कुछ याद है क्या? डीम रेसिडेंट प्लस RNOR। तो कौन से दो एसएससी का स्टेटस फिक्स है? RNOR। उसके लिए 66 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट RNOR बनने वाले हैं। तो गाइस ये था मेरे हिसाब से पूरा रिवीजन मैंने एक स्ट्रोक में करा दिया, सुपर फास्ट वे में पूरा और ये क्लास में भी अपन ने चार्ट बनाया है। अभी आपको किधर दिक्कत आ रही है बताइए? ऑनलाइन थ्योरी एकदम परफेक्ट क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम? बोलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? करेक्ट है, ग्रेट। चलिए ओके, तो ये अपना हो गया 61 हो गया, अपन ने पूरा लिख ही लिया, ये यहां तक अपन आ गए। ये भी हो गया डीम रेसिडेंट। तो मैंने अभी अगले 2 पेजेस कवर कर दिए, अपन ने पूरा लिख दिया है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या? चलो तो अभी अपन एक न्यूमेरिकल करते, देखते अपने को समझाए कि नहीं। लिखो, तो लिखो, डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस ऑफ मिस्टर आलू बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ये नहीं है। चलो तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो, सबसे पहले निकालेंगे पीरियड ऑफ स्टे। निकालो पीरियड ऑफ स्टे।
पीरियड ऑफ स्टे इन 24-25। चलो बताओ, ऑनलाइन आंसर दो फटाफट। 24-25 में कितने दिन इंडिया में स्टे था? चलो करो कैलकुलेट। कब इंडिया में है वो? 15 में। अभी आपको याद है, यहाँ पे हिंट है, जाने का दिन नहीं दिया तो कब तक निकालना है? 31 मार्च तक निकालना है, बिकॉज रेसिडेंट स्टेटस इज बी डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर ओनली। याद करो, अपन ने फर्स्ट डे में 5 न्यूमेरिकल किए थे, ये आपके नोटबुक में लिखा है। उसका आने का दिन दिया है, जाने का दिन नहीं दिया तो कब तक निकालना है? 31 मार्च तक, क्योंकि आई वॉन्ट स्टे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 15 में 24 से 31 मार्च 25। अरे समझा कि नहीं? तो बोलो, जाने का दिन नहीं दिया तो कब तक निकालेंगे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन 31 मार्च। एंड आने का दिन नहीं दिया तो 1 अप्रैल से करना है। कब से करना है? 1 अप्रैल। अपन ने पहले सेशन में आपके नोटबुक में मैंने 5 क्वेश्चंस करके दिए, वो क्वेश्चन अगर अपन ने अच्छे से लर्न किए, ये आपके लिए एकदम ईजी है। चलिए, तो टेल मी नंबर ऑफ डेज नाउ। अच्छा, आने जाने का समय नहीं दिया तो आने का दिन पूरा काउंट करना है, तो 15 मई को भी पूरा काउंट करना है और 31 मार्च को पूरा काउंट करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। चलो ऑनलाइन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, प्लीज डू इट ऑनेस्टली। अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सिली मिस्टेक मत करो। चलो ऑनलाइन आंसर भेजो, इनके आने दो सबके आंसर्स। आदित्य का आंसर है 321, महक का है 320। चलो, तो सही आंसर क्या है? अच्छा, मई के बताओ कितने आएंगे? 15 मई को कंसिडर करना है। कैलसी है सबके पास? कैलसी में टाइप करो 31। 15 को काउंट करना है, मतलब 14 को हटाना है। हाँ, हो गई ना गड़बड़? तो विपुल सर नहीं, भगवान श्री राम भी आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने सर को चैलेंज दिया है, सर पास करके दिखाओ। हमको हमारा बैच इतना पसंद आ रहा है सर, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना? वेरी गुड गाइड्स, है ना? हाँ, तो बताओ कितने आ रहे फिर? मई के 17 है। नाउ 321 डेज। तो जिनका 320 है, गई भैंस पानी में, ऐसा होने वाला है ना गाइस? 320 वालों खुद को एक झापड़ मारो कि मैं ऐसा क्यों हूं, नहीं तो बाजू लोग बोलो, अरे भाई सिली मिस्टेक मत करो ना, क्या है इसमें? ऐसा कौन सा मैं न्यूटन का मैथ्स पढ़ा रहा हूं? मतलब ऐसा मेरे को डाउट है, तो मैं ऐसा क्या खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं, है ना? कि एप्पल कितने स्पीड से नीचे गिरा, वो तो नहीं बोल रहा ना। स्पीड निकालो, क्या था? सिंपल मैथ्स है, उसमें भी बस चमत्कार करते हैं। चलो, तो अभी आप आंसर दो, बताओ। चलो चार्ट फॉलो करो, बोलो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? यस, क्यों? एज पर 61A क्या बन रहा है वो? रेसिडेंट। क्यों? उसका स्टे मोर देन
182 है, ये सबको समझा के बताओ। अच्छा, RI बनने के बाद दो रास्ते खुलते हैं, ROR एंड, और मैंने क्लास में क्या कहा था, आपको चेक करना है। अच्छा, ROR बनने के दो कंडीशन अभी अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन ने वो डिस्कस नहीं किया ना। चलो ग्रेट, आइए वो कंडीशन नोट्स में दिए मैंने, ये देखो यहाँ पे कंडीशन है, पेज नंबर 2.2 पे दिए हैं। आपको दो ही कंडीशन बनना है। CND में वो बाय डिफॉल्ट RNOR होता है, अपन ने ऑलरेडी लिखा है। बोलो क्या करना है उसको, लास्ट 10 साल में दो बार क्या बनना है, रेसिडेंट, एंड लास्ट 7 ईयर का स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, आपने लिखा है तो क्या बनेगा, ROR, नहीं तो क्या बनेगा, RNOR। दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ROR, नहीं तो क्या बनेगा, RNOR। बराबर है क्या ऑनलाइन? यस। तो अभी अच्छा बताओ, ये जो 10 साल निकालना है, 7 साल निकालना है, इसमें 24-25 कंसिडर करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग बोला है, तो प्रीसीडिंग का मतलब क्या बोलो, 24-25 के पहले के 10 साल, 24-25 के पहले के 7 साल। थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम? नाउ आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में वो डेटा दिया है क्या सर? यहां पे ये दिया ना, फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उसके पहले वो क्या था, इंडिया में था। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, पिछले 10 साल का स्टे लिखना पड़ेगा एंड फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कितने कॉलम करते हैं अपन ने क्लास में किया था, प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ स्टे एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। तो 3 कॉलम लगेंगे। आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी अपन क्या चेक करने जा रहे हैं, ROR RNOR, प्रीवियस ईयर, उसके बाद स्टे, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस। तो 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। से कब तक लिखना है, जब तक है जान, क्या 10 साल तक, 10 साल, 17-18, 16-17, 15-16, हो गए 10 साल। चलो अभी अब बताओ 23-24 का इंडिया में स्टे कितना था, क्योंकि 23-24 को उसने इंडिया कब छोड़ा है, 23-24 पूरे साल था या 1 अप्रैल से 15 दिसंबर तक इंडिया में था वो? हाँ 23-24 पूरे था क्या, कि इन बिटवीन गया ना छोड़ के वो? हाँ तो 23-24 बताओ कितने दिन था? यस निखिल, मैं मजे में हूं, तुम कैसे हो? यस 14-15, हाँ हो गया ना। हाँ चलो, नाउ टेल मी स्टे फॉर 23-24। 23-24 में वो पूरे साल नहीं था, कब छोड़ के गया? हाँ तो 1 अप्रैल से 15 दिसंबर बताओ, 250। अरे आपको समझा कि नहीं, है ना? कब से कब तक निकाला, 1 अप्रैल से 15 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 15 दिसंबर तक। निखिल तुम गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो, बस ये मेरे को नहीं समझा दोस्त। क्या तुम इंडिया के बाहर होगा तो ठीक है, चलो। और उसके पहले तो इंडिया में था, अरे उसके पहले कहां पे था वो, कहां पे था? इंडिया में था। ये बराबर है क्या बताओ? तो अभी ये लिख ले सबने, तो बोलो अपने को क्या चेक करना है, 2 बार रेसेंट है क्या वो? हो गया। 10 साल में कोई भी 2 बार, आगे समाज सेवा करने की जरूरत नहीं। मैंने क्लास में क्या कहा था, द मोमेंट टू गेट 2 टाइम्स रेसिडेंट खत्म, एंड पिछले 7 साल का स्टे 1 2 3 4 5 6 7। बताओ स्टे कितना हो रहा है?
365 इंटू 6 24 यस निखिल यू आर राइट, भूल गया मैं। चलो थोड़ा कैमरा इधर मूव करो, एक हाँ और थोड़ा, बस ठहरो ठहरो बस, हाँ परफेक्ट हो गया। चलो तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, बताओ दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या बनेगा, एसएससी ROR बनेगा। व्हाट इज आंसर? क्योंकि 6 के दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। खाली गलत कहां पे हो पता है आपको, ये अपना गलत कहां पे हो बताओ, इसमें मिस्टेक हुआ है कहां पे बताओ। 20-21 में 366 होगा क्योंकि वो लीप ईयर है। 15-16 में कितना होगा, मैंने आपको कहा था 2016-2020, तो ये आंसर गलत हो गया। और देखो कहां पे 2024 में है, बट वो फेब्रुअरी में इंडिया में था ही नहीं, इसलिए 23-24 में प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? वो फेब्रुअरी में था ही नहीं। हाँ तो 2450 दिन है। यस थैंक यू। चलिए तो कितना हो गया 2450, तो क्या बनेगा वो ROR। तो गाइस ये क्वेश्चन 3 से 5 मार्क के लिए आता है, कुछ इसमें आपको एकदम सिंपल है, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? सब लोग रिप्लाई करो जरा। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे HUF का, नेक्स्ट किसका पढ़ेंगे, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ HUF। तो मेन एग्जाम में इंडिविजुअल का ही आएगा। ऑनलाइन बोलो, ऑल सेट। चलो अभी HUF का बहुत सिंपल है, सब लोग ध्यान से सुनना। सेक्शन कौन सा है? 6(2). सेक्शन कौन सा है? तबियत ठीक नहीं ऑफिस? हाँ दवाई नहीं उसके लिए कुछ? तुमको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। हाँ चलो नाउ 6(2). क्या करते हैं? अच्छा चलो दुआ। हाँ नाउ ध्यान दो, HUF के लिए क्या देखना है बताओ, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? जहां से बिजनेस मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो HUF का बिजनेस बोलो पूरा इंडिया से मैनेज हो रहा है। व्हाट इज द आंसर? HUF क्या बनेगा? रेसिडेंट। पार्टली इंडिया में हो रहा है, पार्टली इंडिया के बाहर रेसिडेंट, एंड पूरा इंडिया के बाहर हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट। तो बताओ मेरे को, अपन ने जो HUF का भी डिस्कशन किया उसमें किधर भी मैंने कर्ता का रोल बताया क्या? तो HUF RI है या NR है, उसके लिए कर्ता का रोल इंपॉर्टेंट, मतलब उसका स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? जहां से वो डिसीजन लेता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन HUF ROR है या RNOR, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? कर्ता का क्या इंपॉर्टेंट है? स्टे इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो HUF का स्टेटस दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। बोलो HUF RI है या NR, उसके लिए कर्ता का स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस के डिसीजंस कहां से ले जाते हैं। लेकिन एक बार HUF RI बन गया उसके बाद ROR है या RNOR, ये किसके ऊपर डिपेंड है? कर्ता। चेक करो, कर्ता को दो कंडीशन फुलफिल करना है।
अगर कर्ता दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो HUF क्या बनेगा बताओ? ROR बनेगा। क्या बनेगा? एंड कर्ता अगर दोनों में से एक करता है या एक नहीं करता है तो क्या बनेगा? RNOR बनेगा। क्या बनेगा? RNOR। ये आपको क्लियर है क्या? तो देखो कर्ता को क्या कंडीशन से सेम ही है। क्या करना है ब्रो? कर्ता को 10 साल में से 2 बार रेसिडेंट बनना है एंड 7 साल का स्टे कितना चाहिए? 730। तो कर्ता ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। मेरे को सबसे आंसर चाहिए। कर्ता ने दोनों कंडीशन फुलफिल किए, बोलो HUF क्या बनेगा? ROR। दोनों में से एक किया, एक भी नहीं किया, RNOR बनेगा। क्या बनेगा? RNOR बनेगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अभी अपन ने जो डिस्कशन किया इंडिविजुअल एंड HUF का, उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं डीप में। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर इस पे ध्यान दिया तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसके भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन यहाँ तक सो फार सो गुड। नींद आ रही है तो कॉफी लेके बैठना है, हॉट कॉफी, कोल्ड नहीं। यस, ठीक है, चलिए। ओके, अभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी अपन डिस्कस करेंगे इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। सबसे इजी क्या है बताओ? फॉरेन इनकम। व्हाट इज फॉरेन इनकम? ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड, वो कौन सा इनकम है? फॉरेन। एंड अदरवाइज बाकी सब कुछ इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम लर्न करने का और एक तरीका है, चलो पढ़ते। इंडियन इनकम मतलब क्या? विच इज रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रू अराइज और डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो इसमें कितने पॉइंट है बताओ? एक मैंने क्लास में लिख के दिए थे ना आपको। कितने पॉइंट है? 4। 1 2 3 और 4। तो ये 4 मैंने आपको पॉइंटर दिए। इसमें से कोई भी एक इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, तो कौन सा इनकम होगा? वो इंडियन इनकम होगा। तो बताओ कौन से 4 पैरामीटर एग्जाम में चेक करेंगे अपन? रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रूड, डीम्ड टू एक्रू। चारों में से एक भी इवेंट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, तो कौन सा इनकम माना जाएगा? इंडियन इनकम। आज मैं इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। एंड ड्यू इंडिया के बाहर है एंड रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर है। बोलो कौन सा इनकम माना जाएगा? फॉरेन इनकम माना जाएगा। कौन सा इनकम माना जाएगा? फॉरेन इनकम। यहां तक आपको कुछ कंफर्टेबल है? क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूं ऑनलाइन। इस दोनों टेबल में कुछ डाउट है किसी को? है ना? अच्छा, अभी ये टेबल अगर अपन ने मस्त तरीके लर्न किया तो अपन 4-5 भाग घर पे लेके जाएंगे आज। ये टेबल क्या बताता है कि अगर तुम ROR हो तो कौन से इनकम में इंडिया में टैक्स देना है। तुम अगर RNOR हो तो कौन से इनकम में इंडिया में टैक्स देना है। एंड तुम NR हो तो कौन से इंडिया में टैक्स देना है। तो ये टेबल अपन बनाएंगे, ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल HUF, टाइप ऑफ इनकम एंड 3 स्टेटस ROR, RNOR एंड NR। आपको मेरे साथ एक छोटा सा टेबल लिखना है ताकि प्रोविजन अपन भूल ना जाए। सो मेक दिस टेबल फटाफट। ऑनलाइन टेबल बनाओ, थोड़ा लिखते भी रहेंगे, अपने को नींद नहीं आनी चाहिए, है ना? हो गया? क्या हो गया? नींद आ रही है क्या? ओके, अभी सब बताएंगे। बोलो अगर इंडियन इनकम है तो बोलो ROR के लिए क्या है? कहां पे टैक्स देना है? देना है टैक्स इंडिया में? यस। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? टैक्सेबल इन इंडिया। यहां पे भी क्या लिखूंगा मैं? टैक्सेबल इन इंडिया। और यहां पे भी क्या लिखूंगा मैं? हाँ, अच्छा, इंडियन इनकम का मतलब क्या है? 4 चीजें, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रू, डीम्ड टू बी एक्रू। चारों में से एक भी इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो कौन सा इनकम है वो?
इंडियन इनकम है। परफेक्ट। अभी आ गया खड्डे में गिरने की बारी। आइए, आपको खड्डा दिखा तो मैंने बोला है मत गिरना, बट सर एक बार देख के आते हैं। चलो देख के आओ। फॉरेन इनकम, इसमें दो है, याद है क्या है? दो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलो अभी फॉरेन इनकम का मतलब क्या पहले बताओ। ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड मतलब है तो फॉरेन इनकम ही, मेरा बिजनेस इंडिया के बाहर ही है, पैसे भी इंडिया के बाहर मिले, मैं कंट्रोल कहां से कर रहा हूं? बोलो, कंट्रोल इंटर से कर रहा हूं। तो बोलो आरओआर हो तो क्या है? कहां पे टैक्स देना है? इंडिया में टैक्स देना है। आरओआर है तो कहां पे टैक्स देना है? तो आरओआर के लिए फर्क नहीं पड़ता है, इंडियन इनकम हो या फॉरेन। फॉरेन इनकम तो इंडिया से कंट्रोल करिए इंडिया के, तो कैन वी कंक्लूड आरओआर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन एवरी इनकम इन इंडिया। अरे हाँ या ना? अच्छा, आरएनआर है तो कंट्रोल है तो टैक्स देगा, कंट्रोल नहीं है तो टैक्स। हाँ, इसमें बच्चे खड्डे में गिरते हैं, है ना? तो बोलो आरएनआर कौन से इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा? विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से कंट्रोल है उस पर टैक्स। एंड एनआर है तो कोई भी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देगा। तो जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं ना, वही आपके लिए खड्डा है, जिसमें बताने के बाद भी बच्चे जम करते हैं, है ना? ठीक है, तो आपको उसमें नहीं उतरना है। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर, देखते आपको समझा है कि नहीं समझा है। ऑनलाइन एक बार रिप्लाई करो, सब क्लियर है क्या? हो गए आखिरी 20 मिनट, है ना? 15 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको, है ना? 11 बजे छोड़ दूंगा, डोंट वरी अपन, है ना? आप बोलेंगे तो 12 बजे लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा 11 बजे। ठीक है, टेंशन मत लो, छोड़ रहा हूं। नहीं, तुमको घर पे जाना है ना, हॉस्टल पे नहीं जाने? नहीं है? चलो अभी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 कॉलम करो। पर्टिकुलर्स, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। अपन पर्टिकुलर्स में क्वेश्चन लिखेंगे, आप डिसाइड करोगे कौन सा अमाउंट कहां पे आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अभी मैं फटाफट क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं। चलो मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप डिसाइड करो ये 1 लाख रुपए कौन से कॉलम में आएगा, कौन से कॉलम में नहीं आएगा। ऊपर का टेबल आपके पास है। ऊपर आपने जो बोला है कि सर अगर इंडियन इनकम है तो क्या है, सबको इंडिया में टैक्स देना है, एंड फॉरेन इनकम है तो आपको पता है क्या करना है। तो आप पहले डिसाइड करो ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। ऑनलाइन आंसर दो, इंडियन या फॉरेन इनकम लिखो आप। हाँ, तो बोलो पहला क्या करेंगे? नहीं, पहला क्या है, कौन सा कॉलम लिखूं? पहले, दूसरे, तीसरे, सभी कॉलम में लिखना है? सभी कॉलम में लिखना है। क्यों? इंडियन इनकम, एक्सेलेंट। इंडियन इनकम में तो वो तीनों कॉलम में आएगा। एकदम सही जवाब, बस यही आपको आना चाहिए। एकदम परफेक्ट गाइस, मजा आ गया। नेक्स्ट,
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम दुबई। पहले डिसाइड करो ये इनकम कौन सा है। हाँ, तो फॉरेन इनकम में दो है, कंट्रोल इंडिया से या इंडिया के बाहर से है। इंडिया के बाहर से तो खाली कौन टैक्स देगा? हाँ, ये दोनों टैक्स, बस ये आपको। अच्छा, फॉरेन इनकम पे तो कोई एनआर तो टैक्स देता ही नहीं है। आपको समझा कि नहीं बताओ? ऑनलाइन क्लियर है? तीसरा, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन यूके 1/3 received in India amount 10,000, 2/3 received in UK 20,000। लिखो। भूमिका वेरी गुड। बोलो 10,000 कौन से कॉलम में आएगा? पहले इनकम कौन सा है वो? इंडियन इनकम है। क्यों? रिसीव्ड इन तीनों कॉलम में आएगा। 10K 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 है ना। एंड नेक्स्ट 20,000 फॉरेन इनकम है, बट ये इंडिया से कंट्रोल हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो खाली कौन से कॉलम में आएगा? आर के कॉलम में आएगा। नहीं, दैट अमाउंट इज 1/3 इज 10K है ना। 1/3 अमाउंट इज 10K। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, बिजनेस इन यूके कंट्रोल फ्रॉम बिहार। बोलो 2 लाख रुपए अमाउंट है। इनकम कौन सा पहले, इंडियन या फॉरेन? कौन सा इनकम है? हाँ, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से इंडियन इनकम नहीं होता है, खड्डे में गिरने का नहीं। सर ने 6th टाइम बता दिया है। वापस गलती तो मैं उठा के खड्डे फेंक दूंगा अभी, है ना। हाँ, तो ये कौन सा इनकम है? कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम है। कौन सा है? तो यहाँ पे तो टैक्सेबल होगा, ये RN को भी टैक्सेबल होगा। क्यों? हाँ, तो आपको ये चीजों में कंपेयर करना है कि सर ऊपर जो था अपन ने फॉरेन इनकम इंडिया में ऐड नहीं किया, लेकिन ये वाला ऐड किया। क्यों? क्योंकि ऊपर का फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये वाला इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो गाइस, इससे ज्यादा मैं चीज बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। 6th टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कि खड्डे में गिरना मना है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेरे से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्होंने चैलेंज दिया, सर पास करके दिखाओ, कितना भी तुम एक्स्ट्रा लेक्चर लो, हम तो जब मारेंगे। तो बस वैसे लोगों से मैं हार गया हूं, बट आई होप आप ऐसे नहीं हो। तो आपको समझा क्या? तो ऊपर का मैंने ऐड क्यों नहीं किया है और नीचे का क्यों ऐड किया, समझा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एग्री इनकम इन इंडिया 2 लाख। एग्री इनकम इन इंडिया 2 लाख। 2 लाख अमाउंट है।
वंशिका वेरी गुड। अच्छा, एग्री इनकम का आंसर क्या होगा? ये इंडियन इनकम है क्या? पहले है, लेकिन इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट इनकम किसी भी कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्री इनकम पे अपन टैक्स नहीं देते हैं। ये अपन चैप्टर 3 में 4 दिन पहले पढ़ चुके हैं, भूलना मत, पकड़ के मारूंगा, हाँ, बॉटल से मारूंगा, ठीक है, प्लास्टिक के। सो भूलना मत, एग्री इनकम किधर भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एग्री इनकम इन यूएसए 2 लाख। मैंने ये भी कहा था कि इंडिया के बाहर का एग्री इनकम है तो टैक्सेबल है, क्योंकि एग्री इनकम के लिए लैंड इंडिया में होना चाहिए। अभी यूके में मतलब क्या, ये टैक्सेबल है। पहले बताओ ये इनकम कौन सा है, इंडियन या फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम, तो यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, एंड आर के कॉलम में भी नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो गाइस बताइए, आपको एकदम मजा है कि नहीं? बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम सुपर परफेक्ट। ऑनलाइन जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है, आपके 5-7 मार्क्स फिक्स हो गए कि नहीं? बताओ आप एग्जाम में। तो ये सेशन आप मैं एंड तक लूंगा, दिसंबर तक, आप उसको मिस मत करना। मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो लोग मेरा रिवीजन सेशन अटेंड करेंगे ना, उनको 40 मार्क्स तो मैं ला के दूंगा, बस ओनली। बट मेन लेक्चर अटेंड करना है, डायरेक्ट तो बोलेंगे सर थैंक यू सर, एवरी सैटरडे मिलेंगे अपन, 11 बजे सो के आता हूँ मैं, सर ने बोला है ना। मेन लेक्चर अटेंड करने के बाद रिवीजन इज, हाँ, तो बोलेंगे सर अच्छा आइडिया बताया, विल अटेंड ओनली रिवीजन, है ना। रोज सुबह 10 बजे उठ के मस्त अर्ली मॉर्निंग 10 बजे उठ के क्लास को आएंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो गाइस आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? अभी मतलब दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टेक रिवीजन लेक्चर। ये पहला सेशन था, आप मेरे को इनपुट्स देना, उसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं, ओके। बट मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को सभी चीज़ें कवर करना है ना। अपना टारगेट क्या है, मंडे टू सैटरडे जो भी क्लास में होगा वो शाम को रिवाइज करना है, तो आपको बैकलॉग ही नहीं रहने दूंगा मैं। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो सेशन मेरा एंड तक अटेंड करेंगे, दिसंबर तक लूंगा, आप टैक्स में 60 के ऊपर हो। कितने के ऊपर हो? बस रेगुलर लेक्चर आप मिस मत करना, रिवीजन में मैं सब परफेक्ट करा के लूंगा। एंड कम पढ़ेंगे तो अपन और सेशन लेंगे। मेरे को आपको और एक सेशन लेना है, मैं संडे लेने वाला हूँ, ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। बट उसके लिए 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो आप मेरे को याद दिलाना, उसमें मैं ओनली न्यूमेरिकल लूंगा, नो थ्योरी। चैप्टर 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल्स। तो ऑनलाइन बताओ आपको कैसा लगा सेशन? बहुत हेल्पफुल था। दर्श, भूमि, स्नेहल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ग्रेट। स्पीड ओके है ना? थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा दोस्तों, है ना? यस, तो ऐसे अपन रिवीजन लेते रहेंगे। एंड आज अपन यहीं पे रुकते हैं। तो गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच आपका संडे डिवोट करने के लिए। तो अगले संडे अगर आप ऐसे अटेंड करेंगे तो विल हैव मोर सेशन ऑल्सो, है ना? अच्छे से होगा रिवीजन, ग्रेट। बस आपको फायदा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंटरेक्ट करते रहो। आपने आज इंटरेक्शन भी अच्छा किया, तो गाइस थैंक यू सो मच। एंजॉय टुमारो संडे विथ मेमोरीज। एंड मेरे को याद करना, एंड मिलते हैं अपन मंडे को सुबह 8:15 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। फेस टू फेस थैंक यू सो मच। आप आए तो मेरा सेशन मजा आता है, मैं अकेले लूंगा तो मेरे को बोर होता है, आप आने से मेरा सेशन और बेटर आता है, मजा आता है, मेरे को एनर्जी आती है। सामने कोई नहीं रहेगा ना तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।